बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने प्रोग्राम वीकेंड अफेयर विद इमरान ज़ाकिर में अपने तमाम नाज़रीन को मेरा सलाम। और आज का प्रोग्राम जो मेरा है वो आप सब जानते होंगे कि 10 अक्टूबर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पूरी दुनिया में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आज का प्रोग्राम भी हमारा जो है किसी हद तक जहनी अमराज और जहनी अमराज की वजूहात क्या हैं, कम्युनिटीज़ की सूरत हाल क्या है, तो आज हम अपने प्रोग्राम में इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त पाकिस्तान की तकरीबन 25% आबादी जो है वो जहनी अमराज का शिकार है। हर साल 23,000 अफराद मुख्तलिफ जहनी अमराज की वजह से हलाक हो जाते हैं पाकिस्तान में। और कोविड के बाद और हालिया महंगाई के बाद और ज़्यादा बुरी सूरत हाल हो गई है। ये भी आपको बताता चलूँ कि गुज़िश्ता चंद माह में हमारे यहाँ इन्फ्लेशन 38% हुई है। उस 38% इन्फ्लेशन की वजह से तकरीबन 1 करोड़ लोग बिलो द पावर्टी लाइन यानी गुर्बत की सतही लकीर के नीचे जा चुके हैं। और इस वक्त मेंटल हेल्थ जो है इस इकोनॉमिक कंडीशन में हमारे मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए एक बहुत अहम चैलेंज है। तो इन तमाम चैलेंजेस को आज डिस्कस करने के लिए मैंने किसी बहुत बड़े साइकेट्रिस्ट को नहीं बुलाया अपने प्रोग्राम में, बल्कि उन लोगों को बुलाया जो कि कम्युनिटी लेवल पे जाके घर घर जाकर काम कर रहे हैं और आवाम की खिदमत कर रहे हैं। तो मैं अपने गेस्ट का आप लोगों से तारुफ कराता हूँ कि हमारी जो पहली गेस्ट हैं वो डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन है, जो कि साइकेट्रिस्ट भी हैं और कम्युनिटी लेवल पर जाके घर घर जाकर काम करती हैं। और हमारे दूसरे गेस्ट जो हैं मोहम्मद इदरीस साहब हैं, जो कि चार्टर ऑफ कंपैशन और अब्दुल शकूर फाउंडेशन से जिनका ताल्लुक़ है, और ये भी जो हैं यूथ अफेयर्स और यूथ के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और ग्रास रूट लेवल पे जाके ये काम कर रहे हैं लोगों के लिए। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन साहिबा, आज हमारे प्रोग्राम में आई। नहायत मुल्तमिस हूँ मैं आप दोनों का कि आपने टाइम निकालो हमारे प्रोग्राम में आए। तो डॉक्टर फ़िज़ा यास्मीन, आपसे मैं स्टार्ट करता हूँ अपने प्रोग्राम का। तो इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, मौजूदा सूरत हाल, उस पर ज़रा थोड़ी रोशनी डाल दें कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल इस वक्त क्या चल रही है ज़हनी अमराज के हवाले से। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल में तो इनसिक्योरिटी, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। लोगों को समझ ही नहीं आ रही, उनका गुजारा नहीं। महंगाई की वजह से जो उनकी मेंटल हेल्थ है वो तो बहुत ज़्यादा, जो मैं देख रही हूँ कम्युनिटी में काम करते, एक वक्त का लोग खाना खाते हैं, मिस करते हैं, बच्चों को पढ़ाई से उठा लिया है, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं, जिसको शायद उनको ये नहीं पता कि उनको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। वो सिर्फ परेशानी की बात करते हैं। अगर हम उनसे पूछें आपको कोई जहनी परेशानी है तो वो कुछ और तरह से जवाब देते हैं, लेकिन जब हम किसी स्केल पे देखते हैं तो पता चलता है कि उनको तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये है। तो मेरा ख्याल है कि कम्युनिटी जो, अगर आप ग्रास रूट लेवल पे जाते हैं, क्योंकि देखें यहाँ हमारी सोसाइटी में 3-4 लेयर्स हैं, ठीक है ना। एक तो बिल्कुल ग्रास रूट पे है, फिर कोई मिडिल क्लास है, फिर वो जो है, क्योंकि मुझे लगता है कि जो महंगाई की जो सूरत हाल है, मिडिल क्लास तो वैनिश होकर नीचे, बिल्कुल मिडिल क्लास सब खत्म हो जाएगी जैसा सूरत हाल है। जी जी बिल्कुल, वो तो नीचे चली जाएगी, मिडिल क्लास जो उसमें चली जाएगी। हाँ, तो वो जो है, तो अब जैसे यूएसए की रिपोर्ट है कि 1 ट्रिलियन जो है लोग लॉस होता है अगर आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो। अगर हम उसको माशी तौर पे समझें, जब आपकी प्रोडक्टिविटी कम होगी, आप डिप्रेशन में होंगे, तो आपको कंट्री को इकोनॉमिक लॉस भी तो बहुत होगा ना उसकी वजह से, जब आप कुछ कर ही नहीं सकते। लोग इस तरह से इसको रिलेट नहीं करते कि इकोनॉमिक मेंटली साउंड होने से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो मुल्क को फ़ायदा होता है उसमें। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को समझने की ज़रूरत है। फिर इसके अलावा अगर लोगों को ये पहले तो मेंटल वेलबींग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है, ठीक है ना। लोगों को आगाही नहीं है, आगाही नहीं है कि मेंटल हेल्थ क्या है। इवन हमारे पढ़ा लिखा तबका भी नावाकिफ होता है बहुत सारी चीज़ों से। मुझे हैरत होती है देख के कि हमारे पढ़े लिखे लोग भी जो उनको पहले तो ये पता ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। अगर हम उसको, मैं अक्सर अपनी कम्युनिटी में सेशन लेती हूँ तो मैं उनको पूछती हूँ कि मेंटल हेल्थ आप किस चीज़ को समझते हैं। आप ज़रा थोड़ा सा बताएं हमारे नाज़रीन को, मेंटल होती क्या है, इसकी क्या पैरामीटर्स हैं?
जो हम ये कहते हैं कि पर्सन जो है उसको अपनी एबिलिटी का पता हो, ठीक है, कि उसको पोटेंशियल अपने पता हो कि वो क्या कर सकता है। दूसरा ये है कि जब उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो उसका कोपिंग मैकेनिज्म जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो बहुत अच्छा होना चाहिए, वो अगर कर लेता है। और तीसरा ये कि कोई प्रोडक्टिव रोल सोसाइटी में अदा करे तो फिर हम कहते हैं कि ये मेंटल हेल्थ अच्छी है। तो जब हम इस क्राइटेरिया पे सबको कहते हैं तो जज करें कि अपने आप को ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं, तो उसमें से मेजॉरिटी लोग इन तीनों चीज़ों में नहीं आ रहे होते। अच्छा जी, नहीं आ रहे होते हैं। और आपको तो पता ही है कि इस वक्त सूरत हाल है कोविड के बाद से तो बेशुमार बेरोज़गारी हुई थी, लेकिन अभी जो हालिया माशी बहरान अभी आया है रिसेंटली, जो गवर्नमेंट चेंज हुई है और ऑयल प्राइसेस और डॉलर जो एकदम से शूट अप किया, उससे इकॉनमी अभी तक संभल नहीं पाई है। उस वजह से बेशुमार जगहों से लोगों को ले ऑफ जी, नौकरियों से निकाला गया है, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि मैं कम्युनिटी में काम करती हूँ, तो लोगों ने 2 वक्त का खाना खाते हैं, 1 वक्त का खाना उनको स्किप करना पड़ता है तो क्योंकि वो नहीं कर पा रहा है। अब आप सोचें ना, जिसकी तनख्वाह 30,000 पी है और उसके 3-4 बच्चे हैं, तो क्या वो अफोर्ड कर सकता है? नहीं भाई। हुकूमत सिंध ने 32,000 रुपये समथिंग की कम से कम माहाना वेजेस जो है ना वो मुकर्रर किए, कम से कम उस पर भी कहीं अमल दरामद नहीं हुआ। यहाँ तक कि गवर्नमेंट के कुछ महकमों में भी उस पर खुद ही अमल दरामद नहीं हुआ। बाहर की तो बात छोड़े, बल्कि गवर्नमेंट के कुछ महकमे ऐसे हैं जहाँ पर कम से कम तनख्वाह जो है वो शायद इससे भी जो है कम और लोगों इसके को दी जा अलावा रही जो है। सिचुएशन है, देखें, यहाँ तक तो हम शहर की बात कर रहे हैं ना, तो अभी तो हमारे गांव हैं, पीछे हैं, वहाँ का हम लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े साइलों में काम कर रहे हैं और उसका हमें डाटा उस तरह से नहीं पता कि कितनी नीड है वहाँ पे। तो साइकाइट्रिस्ट तो अवेलेबल ही नहीं है, वहाँ जाए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तो वहाँ पे आम डॉक्टर जो है वो इस वक्त वो अवेलेबल नहीं है। साइकेट्रिस्ट तो मैडम बहुत दूर की बात है। ये मैं आपको बताना चलूँ कि पाकिस्तान में 80% जो लोग हैं ना वो जनरल प्रैक्टिशनर तक ही पहुंच पाते हैं, 80%। बाकी 20% लोग जो है ना वो शायद स्पेशलाइज्ड कैडर में तक पहुंच पाते होंगे, लेकिन 80% जो होते हैं बीइंग एग्जामिन्ड बाय द जनरल प्रैक्टिशनर, दैट इज द डे टाइम। अब उस पे ये है कि जनरल प्रैक्टिशनर के पास जो लोग आते हैं उसमें 25% तो साइकाइट्रिक प्रॉब्लम के साथ होते हैं, वहाँ पे दिखाते रहते हैं, फिर उसको रेफर किया जाता है। तो इसमें बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे जनरल प्रैक्टिशनर हैं उनको साइकाइट्री की ट्रेनिंग दी जाए, ताकि वो वहीं लोड को वहाँ से चैनलाइज कर सकें और स्पेशलिस्ट के पास जाने की नौबत ना आए ना, जब तक सीरियस केसेस को स्पेशलिस्ट के पास भेजें। तो जनरल फिजिशियन को साइकाइट्री की ट्रेनिंग की भी बड़ी सख्त ज़रूरत, बहुत सख्त ज़रूरत है जनाब, ताकि वो ट्रीट कर सके। गवर्नमेंट ने सीएमई का सिलसिला तो किया है, लेकिन सीएमई पे भी सही तौर पे फॉलो नहीं हो रहा। आपको पता है कि गवर्नमेंट ने एक सिलसिला ये किया था कि भाई अगर आपकी जो पीएमडीसी की रिन्यूअल इस सूरत में होगी कि अगर आपने इतनी सीएमईस की हों आपके शहर जी, लेकिन अब उस पर भी मैंने सुना है कुछ अमल दरामद नहीं हो रहा, और फार्मास्यूटिकल कंपनी जो डॉक्टर्स को जो है सर्टिफिकेट दे देती हैं कि डॉक्टर साहब सर्टिफिकेट आपका ये आपकी सीएमई हो गई है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी फैसिलिटेट कर रही है सीएमईस के लिए, तो उनकी चलती है। हाँ, ये तो मेरा ख्याल है, इसके ऊपर ज़्यादा मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि मेरा नॉलेज फार्मा सेक्टर है अच्छा। नहीं, मुझे इसके बारे में इतना, क्योंकि मैं तो सिर्फ कम्युनिटी को ज़्यादा देख रही होती ना, कम्युनिटी के अंदर ज़्यादा काम कर रही होती। नहीं, लेकिन आपकी बात पॉइंट बड़ा वैलिड है कि 25% जब ओपीडी में आ रहे हैं साइकेट्री के, तो जनरल प्रैक्टिशनर के पास बड़ी अच्छी नॉलेज होनी ज़रूरी है साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स के ऊपर, क्योंकि पाकिस्तान में तो साइकाइट्रिस्ट बहुत कम है ना, तो वही डील कर लें ताकि साइकाइट्रिस्ट के ऊपर बर्डन ना आए। तो और जो है वो भी सही काम नहीं कर रहे हैं, शायद ऐसा है ही नहीं है। ये तो मैं कुछ नहीं कह सकती। इदरीस साहब, आप कुछ बताएं इस बारे में, जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस हैं इस फील्ड में, ज़रा कुछ रोशनी डालें जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो थैंक यू, आपने इनवाइट किया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे मेंटल हेल्थ का ये मंथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका पर्पस ये है कि हम लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जहनी सेहत के बारे में आगाही पहुंचा सकें। तो आई अप्रिशिएट सर योर दिस प्लेटफॉर्म कि आपने बहुत एक अच्छा स्टेप लिया है। तो देखें, हम अनइथिकल पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि इसकी अफादियत कितनी है, और बिल्कुल जैसे कहते हैं ना नमक के बराबर इस वक्त पाकिस्तान में जो प्रोफेशनल्स लोग हैं, जो माहिर नफ्सियात हैं, जिनमें साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शामिल हैं, वो बहुत ही कम है। एक अदाद शुमार के मुताबिक हर 4 लाख
पाकिस्तानियों पर सिर्फ एक माहिर नफ्सियात मौजूद है, और हम 23 करोड़ की आबादी हैं, और उसमें से हम लिमिटेड जब हम प्रोफेशनल्स की बात करते हैं जिनमें हम साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, वो हैं ही गिनती के। और जब आप कोएक्स की बात करते हैं तो वो हर जगह मौजूद है। वो हमारे, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले बात की थी, हमारे जनरल फिजिशियन ही नहीं पूरे पढ़ रहे, आबादी ज़्यादा है, डॉक्टर्स कम है, जो डॉक्टर्स बन रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, वो सब अब्रॉड में शिफ्ट हो रहे हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ उनको जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अभी मैं जानता हूँ कि JPMC के मैनेजमेंट से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे कि हमारे यहाँ तकरीबन 2500 के करीब आसामियाँ जो हैं वो हमने एडवर्टाइज की कि हम लोगों को रिक्रूट करें, उससे JPMC और क्या जो हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम है काफ़ी बेहतर हो जाता है और हम डिलीवर करते हैं लोगों को। Yes. लेकिन कुछ डॉक्टर्स कोर्ट में चले गए और उन्होंने जो है इन आसामियों को पुर होने से रोक लिया, जिसकी वजह से हमें डॉक्टर्स की शदीद किल्लत है। और शदीद किल्लत होने की वजह से हमारे ऑपरेशन जो है कि शेड्यूल है वो मुतासिर हो रहा है और वो चेंजेस ही आ रही हैं। तो अब मुल्क में तो ये कमी तो है ही है, लेकिन अब जो कमी है उसमें हमारी अपने लोग जो है मजीद रुकावटें पैदा करके मजीद लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर देते हैं। तो अब आप मुझसे पूछा तो थोड़ा सा ज़रा कुछ रोशनी डालें, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में इस फील्ड में क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्यों होती हैं? सर, जब हमने बात की कि अच्छे प्रोफेशनल्स की हमारे मुल्क में कमी है, पूरी दुनिया में ही कमी है, और दूसरी सबसे मेजर जो प्रॉब्लम आ रहा है वो अवेयरनेस नहीं है लोगों के अंदर। एक कमी और मैं आपको बता दूं, एक ज़माने में मेरिट के ऊपर अभी, बल्कि आजकल, पहले तो ज़माने में कोटा था मेडिकल कॉलेजेस में, लेकिन अब ओपन मेरिट है। ओपन मेरिट में क्या हो रहा है कि तकरीबन 70 से 80% ख़वातीन ही मेडिकल कॉलेजेस में जा रही हैं। उनमें से अक्सर जो है ना वो अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं कर पाती। माशाल्लाह आपने तो प्रैक्टिस कर रही है, कौम की खिदमत कर रही है, यू आर गिविंग बैक टू द कम्युनिटी, लेकिन आपको मैं बताऊं तकरीबन 10 से 12 अरब रुपए हुकूमत के पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में ख़वातीन को तालीम देने के लिए ज़ाया हो रहे हैं। तो मैं तो एक हुकूमत पाकिस्तान ये भी मुतालबा करता हूँ कि जिस तरह से पहले ओपन मेरिट था, ओपन मेरिट ही रखें, लेकिन ओपन मेरिट रखें तो उसमें कोटा मुकर्रर करें कि ख़वातीन का ये कोटा है और मर्दों का ये कोटा है, बॉयज़ एंड गर्ल्स का कोटा होना चाहिए, ताकि कम से कम लड़कों को सीट्स ज़्यादा देनी चाहिए, क्योंकि वो तो अपना एज ए प्रोफेशन इसको कंटिन्यू ऑन कर रखते हैं, लेकिन ख़वातीन जो है बीच में ऐसे ही मुनक़ता कर देती हैं। नहीं, तो इस बारे में ये भी हो सकता है कि आप उसमें कंपलसरी कर दें कि अगर ख़वातीन 5 इयर्स तक सर्विस प्रोवाइड करेंगी, कुछ ऐसा आप उसके रूल रेगुलेशन बना सकते हैं कि उनको कंपलसरी हो कि वो करें, 5 साल खिदमत करें, रिटर्न करें, ये भी हो सकता है। हाँ, ये आपकी बात सही है कमल, लेकिन डॉक्टर साहब मैं आपको बता दूं कि हमारे कंसल्टेंट जो हैं जो स्कॉलरशिप्स पर जाते हैं बाहर के मुल्कों में, वो अपने पता नहीं ये इस तरह के बॉन्ड्स पेपर वगैरह फिल करके जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो स्लिप हो जाते हैं, वो आते ही नहीं है। वो बहुत सारे ऐसे हैं, बड़ी हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक लंबी लिस्ट है कि जिनको स्कॉलरशिप्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए जो बाहर भेजा गया वो अभी तक वापस ही नहीं आए पाकिस्तान। तो हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़ी हम लोगों की अंदर एक कमी समझ लें या एक गैर अखलाकी, मैं समझूंगा ये गैर अखलाकी चीज़ है कि आप मिस कमिटमेंट करें। हम पाकिस्तानी मिस कमिटमेंट करने में बहुत माहिर हैं और हम लोग मिस कमिटमेंट करते हैं। यही हमारी समझे कि अखलाकी पस्ती की तरफ हम दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। देखें, आपकी बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन हमें ये एक सुपरफिशियल डिस्प्ले हो रहा है जो आप कह रहे हैं, लेकिन अगर हमें रूट कॉज पे जाना चाहिए कि ये सारी चीज़ें हो क्यों रही हैं। क्या देखें, एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो बिल्कुल एक स्लेट की तरह होता है ना, उस पर जो लिखा जाता है वही उसने डिस्प्ले करना है आगे। तो क्या सोसाइटी के इंटरेक्शन है, क्या चीज़ें हैं जो उसको इस तरह से बनाती हैं। तो रूट कॉज के ऊपर जो है ना, मेरा ख्याल है एक एनालिसिस और रिसर्च होनी चाहिए कि इन सारी चीज़, हम बाहैसियत कौम तो नहीं कहेंगे ना कि मॉरल लोग पैदा हुए हैं या उनके कोई रूल नहीं, देयर मस्ट बी समथिंग जो कि रूट कॉज है, कि उसके ऊपर कैसे, और उसके लिए फिर विल चाहिए, विल चाहिए, आपकी डिटर्मिनेशन चाहिए, आपका कंपैशन चाहिए टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। कंपैशन से याद दिला चार्टर ऑफ कंपैशन जी हाशवानी साहब ने तंजीम बनाई है, गालिबन 6-8 कुछ इस तरह की ग्रुप्स हैं, कोई आप लोगों का है, मुझे बता रहे थे आशवानी साहब एक मरतबा, और यूएसएड फंडेड हैं ये ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ज़रा चार्टर कंपैशन के हवाले से बता दें कि जनाब
उन्होंने क्या क्या काम सर चार्टर फॉर कंपैशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है उनकी, और बहुत सारे डोमेन्स में काम कर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में और इसी के तरह हेल्थ सेक्टर में, और मैं उनके हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हूँ। और हमारा एक इदारा है रूबरू के नाम से, एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान में सिंध मेंटल हेल्थ अथॉरिटी के साथ कोलैबोरेशन में और डॉ यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में एक फ्री ऑनलाइन साइकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आपने अभी इन्फ्लेशन की बात की, बहुत महंगाई है, लोगों को खाने पीने का पूरा नहीं पड़ रहा, तो वो इतना महंगा इलाज, जहनी इलाज जो है वो सस्ता नहीं है। तो एक स्टेप उठाया है कि हम जो भी पाकिस्तान में लोग हैं जो जहनी तौर पे उलझनों के शिकार है या जिनको किसी रहनुमाई की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम उनको ये तमाम सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है जी, इस वक्त मैं अभी ब्रेक की तरफ जाता हूँ और ब्रेक के बाद फिर दोबारा अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अब मैं अपने प्रोग्राम के दूसरे सेगमेंट में जाता हूँ और डॉक्टर फ़िज़ा से मैं पूछूंगा कि जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो हमारी कौम के साथ मसाइल चल रहे हैं उनका कोई सदेबाब मुमकिन है क्या? उसका कोई मसाइल किस तरह से हल हो सकते हैं मसाइल? तो डॉक्टर फ़िज़ा बताएंगे क्या मसाइल हल होने, कुछ तदाबीर बताएंगे, क्या एहतियाती तदाबीर कौम को अख्तियार करनी चाहिए, क्या होना चाहिए? एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम कौम को रेजिलियंस बनाएं। रेजिलियंस क्या होता है कि उनका कोपिंग मैकेनिज्म इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो प्रॉब्लम से बाहर निकल आए, जो कि इतना इजी नहीं है। तो मेरा ये ख्याल है कि एक तो हमें अर्ली चाइल्डहुड जो है मदर्स को इन्वॉल्व करना है ताकि वो अपना गुस्सा बच्चों पे नहीं निकालें, उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, उनके साथ लिंक करना है। और स्कूल कॉलेजेस में, क्योंकि देखें जो जनरेशन है, जो यूथ है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम, क्योंकि पाकिस्तान में यूथ ज़्यादा है, उस पर काम करने, जी, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। उनके प्रॉब्लम, उनको जो है ना एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है। और मेंटल हेल्थ के लिए रिजिलियंट, तो स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है ना ये अवेयरनेस सेशंस बहुत होने चाहिए, या करिकुलम रख लें जो समझते हैं कि मेंटल हेल्थ का भी कुछ उनको पता हो कि वो अपने आप को कैसे, क्योंकि ड्रग एडिक्शन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ताकि उसके ऊपर काम करें, तो फिर हम कोई वो बने। और दूसरा ये है कि पॉवर्टी को तो रिजॉल्व करना है ना, तो उसके लिए जो मेरे जहन में था, जो मैं अभी बहुत लोगों से मेरी डिस्कशन हुई है कि देखें एक बच्चा यहाँ स्कूल में पढ़ के ग्रेजुएट बन के निकलेगा, एमए कर लिया उसने, क्या उसको जॉब मिलेगी? नहीं मिलेगी ना। दैट इज अ मेन प्रॉब्लम, सही है ना। तो हमारा जॉब तो नहीं होगी। अब गरीब माँ बाप ने बच्चे को पढ़ा लिया, अपने पेट काट के सबको, लेकिन वो बच्चा खड़ा है, उसके पास जॉब नहीं है। तो आप ये करें कि हर स्कूल के अंदर स्किल डेवलपमेंट करें, ताकि जब वो एजुकेशन से निकले तो उसके पास कोई स्किल हो, अपने पैसे से कमा सके, एंटरप्रेन्योर्स बनाएं उसको। दैट इज द ओनली सोल्यूशन जो मुझे समझ आता है। और जब एंटरप्रेन्योर्स बनेगा, स्ट्रांग होगा, तो उसकी मेंटल हेल्थ भी थोड़ी स्ट्रांग होगी। तो ये से कोरिलेटेड। डॉक्टर साहब आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर मैंने सिंध टेक्निकल बोर्ड के चेयरमैन भी कभी इंटरव्यू किया, वो भी आ चुके हैं। एस ट्वेटा सिंध वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी है, उसके लोग भी यहाँ पर आ चुके हैं और वोकेशनल ट्रेनिंग पे बात हो रही है यहाँ पर इसी स्टूडियो में। लेकिन बदकिस्मती से मैं आपको बताऊं कि सियासी भर्तियों की वजह से जो है ना सही तौर पे काम नहीं हो पाया, स्किल डेवलपमेंट का हो ही नहीं सका। तो स्कूल के साथ इवन GIZ, अब ये देखिए गवर्नमेंट ने एक इदारा बनाया है तो इसी वजह से ना कि वो डिलीवर करे और वो स्कूल और वगैरह सब जगह जाके वो ट्रेनिंग्स वगैरह के सेटअप बनाएं या वो कुछ करें या स्कूल वालों को ट्रेनिंग दें, कुछ ना कुछ करें वो। अब वहाँ पर ही काम नहीं हो रहा, वो सिर्फ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्रियलाइजेशन पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब वो इंडस्ट्री पे जाते तो इंडस्ट्री कहते हैं कि जो आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो आप कोर्सेज करा रहे हैं, ये तो हमारी ज़रूरत ही नहीं है। देखिए इस वक्त तो डिजिटल जो है का ज़माना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो लोग प्रोड्यूस करते हैं उसकी वैल्यू नहीं है। तो आपको पाकिस्तान में तो जो फाइनेंशियल हालात हैं उसमें आप मार्केटिंग स्लो, सारा चीज़ें स्लो हो गई हैं। तो हमें उनको ग्लोबल मार्केट तक पहुँचाना है। गरीब बच्चे को हमने ग्लोबल मार्केट तक कैसे पहुँचाएंगे जब तक वो डिजिटल का उसके ऊपर वो नहीं होगा। जी, लेटेस्ट ट्रेंड के कोर्सेज आपने उसको करवा रहे हैं। जी सर, इसी को मैं इजाफा करूंगा। मैडम ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। हमें अपनी नेशन को, अपने यूथ को स्किल्ड बेस्ड ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी है, स्किल बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, तभी हम दुनिया का मुकाबला कर सकेंगे और ख़ुद को भी एक बेहतर इंसान बना सकेंगे।
इदरीस साहब, आप यूथ की बात करें तो यूथ के हवाले से आपके बड़े एक्सपीरियंसेस है आपकी एनजीओ का, तो यूथ के हवाले से बताएंगे। देखिए यूथ में आजकल जो उस वक्त सूरत हाल है, एक तो एनजाइटी है, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। जब ये मसाइल होते हैं डिप्रेशन एनजाइटी वगैरह, तो फिर डेफिनेटली वो लोग ड्रग्स एडिक्ट इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, तो उस बारे में बताएं। देखिए सर, जैसे हम आपने यूथ की बात की तो पाकिस्तान में आपने जैसे पहले कहा 65% तक हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है, लेकिन कोई ऐसा ख़ास इदारे नहीं है जो इन पे काम कर रहे हों। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर पे पॉलिसीज़ बना दी जाती हैं, इतना अच्छा इम्प्लीमेंट नहीं होता, और दिन ब दिन एक मीडिया का जो बहुत अच्छा रोल भी है, वहीं पे सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं सनसनी भी फैला रहे हैं कि मुल्क में ये हो गया, नौकरियों की कमी है, होप नहीं क्रिएट कर रहे, जिसकी वजह से हमारा पढ़ा लिखा नौजवान अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है। अभी 6 महीनों में 7.5 से ज़्यादा नौजवान जो पढ़े लिखे थे, जो प्रोफेशनल थे, और गवर्नमेंट ने उस पर अच्छा खासा इन्वेस्ट किया, जिसमें इंजीनियर, प्रोफेसर्स, डॉक्टर, हर फील्ड के लोग जो एक्सपर्ट्स थे, जो क्रीम थी हमारे मुल्क की, वो बाहर शिफ्ट हो चुकी है। ब्रेन ड्रेन। यस। और इसके साथ साथ जहाँ की बात करते हैं ड्रग्स की, हम जहनी सेहत का हम दिन पे बात कर रहे हैं। जहनी सेहत का मैं आपको जी साहब ऐसा मुझे जो लग रहा है सब ऐसा लग रहा है, मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान में जो स्किल्ड यूथ होगी, जो ट्रेंड लोग होंगे, हाई एंड प्रोफेशनल्स होंगे, वो इस मुल्क से चले जाएंगे, और जब इस मुल्क में सिर्फ कचरा ही मैं समझता हूँ रह जाएगा ना, तो उसके बाद फिर यहाँ पर सिविल वॉर और ये तमाम चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। मुझे इस वक्त ये चीज़ नजर आ रही है। उससे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे आपने ड्रग्स की बात की, किसी मुल्क को हमला करने की ज़रूरत ही नहीं है। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, सारी चीज़ें इंटेलिजेंस और दूसरे वो इदारे काम कर रहे हैं, लेकिन जो दुश्मन इस मुल्क में फैला रहा है वो मंशियात फैला रहा है। एक अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक हमारे 1 करोड़ से ज़्यादा नौजवान इस वक्त ड्रग्स में इन्वॉल्व हैं, जिसमें सब हैं। हम बात करें स्किल्ड की, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास इंजीनियर्स भी मरीज़ हैं, हमारे पास हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले लोग ड्रग्स की तरफ जा क्यों रहे हैं। जैसे आपने बात किया डिप्रेशन और एंजाइटी, बहुत सारे जहनी उलझने हैं, बहुत सारे इमोशनल प्रॉब्लम हैं जिनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, ना करवा पा रहे, और एक स्टिग्मा के बेस पे कि अगर वो साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, अगर वो साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी, और हम एक टैबू में चले जाएंगे। हम उस स्टिग्मा को अभी तक रिमूव नहीं कर सके, जिसकी वजह से हमारा नौजवान, हमारे लोग हमसे कांटेक्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं, और वो फिर उलझनों में बढ़ते ड्रग्स की तरफ इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब इनकी ऐड करती हूँ। मैंने ड्रग एडिक्शन का कोर्स बहुत पहले किया था, आज से 20 आपने तो ऑस्ट्रेलिया से भी क्वालिफाई किया? वो पुराना मैं बता रही हूँ, मॉर्डस्ले हॉस्पिटल में एक एडिक्शन का 20 साल पहले, तो वहाँ पे उस वक्त भी यही प्रॉब्लम चल रहा था। एक तो ये है कि हमारे यहाँ डिमांड और सप्लाई का मसला है, ठीक है ना। डिमांड और सप्लाई में जब तक नहीं होगा ना, तो वो डिमांड कौन क्रिएट करता है, उसके ऊपर बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जो शायद बात नहीं करते, हाइब्रिड वॉर चल रही है। हाइब्रिड वॉर, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हाइब्रिड वॉर दूसरी वॉर नहीं है कि आप इस तरह से इंजेक्ट करते हैं कि आपकी कौम जो है ना बैठ जाएगी। तो हाइब्रिड वॉर जो है ना वो बहुत डेंजरस है कि, और अक्सर यही हुआ है कि जब हाइब्रिड वॉर हुई है तो कौमें तबाह हुई हैं। जी बिल्कुल, हाइब्रिड वॉर है। और सर मैं ट्रीटमेंट की बात करूँ, ड्रग का जो ट्रीटमेंट है वो सबसे डिफ़िकल्ट है। मीन उसमें ठीक होने में बहुत टाइम लगता है, और रिलैप्स के चांसेस हमेशा रहते हैं। दुनिया भर में जितने भी अच्छे अच्छे रिहैब सेंटर्स हैं और जो नेशंस इस पे काम कर रही हैं, बहुत मुश्किल काम है। अब 1 करोड़ नौजवान इस वक्त ड्रग में इन्वॉल्व है। क्या हमारे इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उनको टैकल कर सकें, उनको ट्रीट कर सकें? बल्कि ये दिन ब दिन बढ़ रहा है। हमें इस मैडम के बाद ड्रग रिडक्शन पे काम, डिमांड एंड सप्लाई पे काम करना होगा, जो हमारी इंटेलिजेंस और हमारे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो कर सकते हैं, और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, हमें प्रिवेंशन पे काम करना होगा। हम कितने इतने इदारे बनाएंगे, कितने हम साइकोलॉजिस्ट के लिए साइकेट्रिस्ट ट्रेंड करेंगे, कितने हम साइकेट्रिक वार्ड्स बनाएंगे? नहीं हो सकता। हमें प्रिवेंशन पे काम करना होगा। हमें मैडम वाली बात स्कूल लेवल पे काम करना होगा, हमें करिकुलम में शामिल करना होगा। हमें अपने मदारिस को, मसाजिद को, चर्च को, इन जगहों को हमें क्या करना होगा, साइको एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करना होगा। जब हम जहनी सेहत के हवाले से बात नहीं करेंगे, हम जहनी सेहत की आगाही नहीं पहुँचाएँगे, तो ये मसाइल बढ़ते चले जाएंगे, और फिर इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो आजकल सूरत हाल है उस बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें कि इलाज सही हो रहा है, बेहतर तौर पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, थोड़ा सा रोशनी डाल दें उसके ऊपर। हमारे जो भी जहनी अमराज के इंस्टीट्यूशन हैं उसमें सर अगर मैं बात करता हूँ कराची, क्या ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उनके, थोड़ा उस पर रोशनी डाल दें। सर
ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स तो ये होने चाहिए कि हर ऐसे इदारे में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होनी चाहिए, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सोशल वर्कर एंड ट्रेन नर्सिंग स्टाफ होने चाहिए, केस मैनेजर्स होने चाहिए, जो हम ट्रेनिंग्स लेते हैं UNODC के मैं आल्सो ट्रेंड हूँ। तो वहाँ तो बहुत बेहतरीन वो करिकुलम है, लेकिन यहाँ फॉलो करना बड़ा मुश्किल है। अगर जैसे आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे इदारे मतलब अपनी एफ़र्ट्स कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, रिसोर्सेज कम है, इलाज महंगा है, तो फिर इसमें मसाइल बहुत ज़्यादा आते हैं। दूसरी चीज़, बहुत सारे क्वैक्स इस फील्ड में आ चुके हैं, कर रहे हैं, बहुत मदद से काम कर रहे हैं। कोई ऐसा काउंसिल होना चाहिए, मतलब इंस्टीट्यूशंस हैं उनके, उन इदारे हैं, मतलब यस। अच्छा, और वहाँ पे मतलब इलाज के नाम पे बहुत ज़्यादा मरीज़ों का इत्तेसाल होता है, मरीज़ों को सही ट्रीट नहीं दूसरा किया जा ये रहा। है कि हमारे एक्सेस टू द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट नहीं है। देखिए आप जो हैं गरीब लोगों की बात करें ना, तो वो सारे तो जा ही नहीं तो आप सकते। ये कह रहे थे कि क्वैक्स का सेटअप बहुत ज़्यादा हैं, या तो वो लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, ये कह मैं रहे हैं। आपको इसमें बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट, मैं कम्युनिटी में जगह ढूंढ रही थी कि मेंटल हेल्थ की, तो मैं एक जगह गई, उन्होंने कहा जी अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं और वो पेशेंट देख रहे हैं। तो आपको मैं बताऊं, जब मैं गई अंदर तो डॉक्टर साहब जो है ना मरीज के सर पे हाथ रखे हुए और उसको ट्रीटमेंट दे रहे थे। अच्छा, तो दैट इज अ क्वैक ट्रीटमेंट ना, कि जी आपने हाथ रखा हुआ है सर पे, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, और वो कह रहे हैं ये तुम्हारे जादू टोना का असर है, इसलिए बीमार हो और तुम्हारा ट्रीटमेंट है, और वो डॉक्टर थे। अच्छा। तो ये भी एक है, बहुत बड़ा अलमिया है, और में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। इस वक्त हमारे पास 4G आ रहा है, डिजिटल चीज़ें हैं, लोगों को अरे जनाब 5G आने वाला है कुछ दिनों 5G में। आने वाला है। आप ऑनलाइन चीज़ें सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोर्सेज कर सकते हैं। जब आपका प्यारा किसी जहनी बीमारी का मुब्तला हो तो आप सर्च करें, आपके पास राइट है कि आप लोगों को डॉक्टर फैसिलिटेट करें। Yes. देखें, अब मैं सेंटर चलाती हूँ ना, अब मैं उनको अगर डिजिटल ट्रेनिंग दे भी देती हूँ तो उनके पास वो नहीं है, लैपटॉप नहीं है, घर में चीजें नहीं है, वो कहाँ से लाएं? रिसोर्सेज नहीं है ना, कि उनको कुछ ऐसी चीजें भी तो हो ना। देखें, आप आबादी को एनालिसिस करें ना, हम तो घूम के छोटे सी जगह पे आ जाते हैं ना, लेकिन उनके साथ उनको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करें कि वो उसको यूटिलाइज कर सके। मैंने बहुत दफा सोचा कि डिजिटल मार्केट ट्रेनिंग तो वो कोशिश स्टार्ट भी करती हूँ, फिर उसके बाद होता है कि मैडम हमें लैपटॉप भी ले दें कम्युनिटी के अंदर अपनी। जी, मैं कम्युनिटी की बात कर रही हूँ ना, मैं तो उसी के हवाले से बात करूंगी कि लोगों को वो चीजें नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है जिसकी हम उनको एम्पावर कर सकें। सर इसमें एक चीज़ है, मैडम की बात हो और मैं आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन जहां हम मोबाइल की बात करते हैं, मैम हमने एक साइकेट्रिक सर्वे किया था प्रोफेसर रज़ा रहमान साहब के साथ, पूरे हमने सिंध को कवर किया। हमारा दूर देहातों में जाना हुआ, ऐसी जगहों पे जैकबाबाद, शिकारपुर, गम्बट, तो वहाँ पे यकीन माने लोगों के पास तालीम के लिए स्कूल्स नहीं थे बंद थे, लेकिन तकरीबन हर घर में एक उनके पास स्मार्टफोन्स था, उनके पास चीज़ें थी, वो फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, वो इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर रहे थे, वो यूट्यूब पे फिल्में देख रहे थे। तो क्या हम एज अ प्रोफेशनल, क्या हमारी कोई ऐसे पॉलिसी मेकर्स नहीं है कि हम उनको मेंटल हेल्थ के हवाले से उनके लॉस के बारे में अवेयरनेस पहुंचा सकें? यहाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं इनको रोकती हूँ। मैं तो खवातीन के साथ काम करती हूँ ना, वुमेन्स, यंग लड़कियों के साथ, तो उनके पास मोबाइल नहीं होता, उनको घर वाले मोबाइल नहीं देते, वो एक कल्चरली चीजें आ जाती हैं। मैं एक एक्चुअल फैक्ट बता रही हूँ कि उनको मोबाइल नहीं देते। अगर हमें कांटेक्ट करना होता है तो थ्रू उनके ब्रदर को या किसी और को फोन करना है। तो मतलब मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं उनको एम्पावर करूं, लड़कियों को हम कुछ दें, तो वो उनके पास नहीं होता, उनके पास मोबाइल ही नहीं रखते। वो कहते हैं कि नहीं, हम लड़कियों को अपनी मोबाइल नहीं देंगे। कुछ छुपा के रख ले तो अलग वो है, लेकिन ये भी एक इशू होता है कि खवातीन के साथ तो जो हमारे कल्चरल इश्यूज हैं ऐसे सोसाइटी में, कल्चर के भी तो बहुत इशू है ना, कि आपकी 50% आबादी तो फीमेल है, सही है ना, तो वो फीमेल को आप एम्पावर करने के लिए भी तो उनको फैसिलिटेशन चाहिए ना। फिर माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है लोगों का, क्रिटिकल माइंडसेट, हमारी थिंकिंग ही नहीं है, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं, माइंडसेट बहुत ज़रूरी है इनका चेंज करना। अवेयरनेस, इनकी बात बिल्कुल सही है कि अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें शहरों से निकल के इंटीरियर मतलब देही इलाकों में जाना चाहिए बस, वहाँ मसाइल ज़्यादा हैं, अवेयरनेस ही नहीं है, लोगों को पता नहीं है। अच्छा जी, और आप कुछ मज़ीद यूथ के लिए कुछ कहना चाहेंगे? सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, हमारे नौजवानों में, हमारे मुल्क में बहुत पोटेंशियल है।
और ये कौम आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ेगी। हम देखें 1947 में हम कहाँ खड़े थे और 2023 में हम कहाँ खड़े हैं। हमने बेतहाशा तरक्की भी की है, प्रोग्रेस भी की है, बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट भी की हैं। हमें इस वक्त जो होप पे काम करना है। मायूसी तो हर तरफ फैलाई जा रही है, फैल रही है, मसाइल ज़रूर है, मसाइल कौमों पे आते हैं, लेकिन यही लोग आगे बढ़ के बहुत कुछ कर सकते हैं। और जो आप ब्रेन ड्रेन की बात कर रहे थे, सबसे ज़रूरी जो पॉलिसी मेकर्स को इस वक्त काम करना होगा, सोचना नहीं होगा, काम करना होगा, इस ब्रेन ड्रेन को रोकना होगा। और बहुत सारे ऐसे काम करने होंगे जो इन नौजवानों को प्रमोट करें और इनको आगे लेके आएँ, और ये पोटेंशियली यूटिलाइज करेगा। और जब ये उदासी मायूसी से निकलेंगे तो मसाइल कम होंगे, जहनी मसाइल भी कम होंगे, क्राइम के मसाइल भी कम होंगे और टेररिज्म भी कम होगा। ये सारे इंटरकनेक्टेड है। जो है इसका थीम भी यही है, क्रिएटिंग अ होप थ्रू एक्शन, जो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ। यस मैम, बिल्कुल ऐसे ही है। मैं अपने प्रोग्राम को अब इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान की जो 65% आबादी है वो यूथ पर मुश्तमिल है, और इस यूथ को हमने स्किल देना है। स्किल इसलिए देना है कि अगर इनको पाकिस्तान में मुलाजमत के मौक़े ना मिलें तो ये पाकिस्तान से बाहर जा सकें और बाइज़्ज़त रोज़गार तभी हासिल कर सकते हैं जब इनके पास कोई स्किल होगा। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की यूथ अनस्किल्ड है, जिसी की वजह से आपने देखा होगा कि इटली वगैरह कहाँ का, यूनान में हमारी कश्तियाँ डूबती रहती हैं और उसमें पाकिस्तानी हलाक होते रहते हैं। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, अगले प्रोग्राम में फिर आप लोगों की खिदमत में पेश होऊंगा किसी अच्छे इशू के साथ। जब तक की इजाज़त दी, अल्लाह हाफ़िज़।